नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब कमोडिटी मार्केट में देते हैं और साथ ही आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और साथ ही इंट्राडे के लिए क्या करना है ये भी हम आपको बताते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं कमोडिटी फटाफट में जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। हरीश शाही हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं इंडियन मार्केट व्यू के, और मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। और साथ ही आगे हमारे साथ दो और मेहमान होंगे जो एग्री मार्केट पे अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ होंगे पूनम चंद गुप्ता, हल्दी कारोबारी हैं, चेयरमैन हैं एनसीडीएक्स के हल्दी कमेटी के, और दिनेश सोनी हैं, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के, और साथ ही मंडोर मंडी एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं गोल्डमैन सैक्स की कमोडिटी मार्केट को लेकर, और ख़ास करके गोल्ड पर जो उनकी रिपोर्ट आई है उसको लेकर हम इसी से शुरुआत करेंगे। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है गो फॉर गोल्ड। उनको लग रहा है कि गोल्ड में आगे भी तेज़ी जारी रहेगी। ये जो नियर टर्म करेक्शन है इसके बाद लोअर लेवल पे लोगों को एंट्री की सलाह गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दी गई है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अगले साल 2025 के दिसंबर तक सोने का भाव कॉमेक्स पर $3000 प्रति औंस का हो सकता है, यानी करीब करीब एक साल में $3000 कॉमेक्स गोल्ड का टारगेट गोल्डमैन सैक्स ने दिया है। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह उन्होंने बताई है, उनको लगता है कि सेंट्रल बैंकों की मांग बढ़ने से मिलेगा फ़ायदा, साथ ही यूएस ट्रेजरी रिजर्व की जगह गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर गोल्ड में निवेश यहाँ पर बढ़ सकता है, और आगे भी ब्याज दरों में कटौती होगी, उससे भी गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही ईटीएफ में भी निवेश बढ़ने की संभावना है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही ग्लोबल राजनीतिक तनाव आगे भी नहीं रुकने वाला है, आगे भी इस तरह की खबरें आती रहेंगी और इस अनसर्टेनिटी का फायदा गोल्ड को मिलेगा। और साथ ही जिस तरह के यूएस के डेट लेवल बढ़ रहे हैं, वहाँ पर फिस्कल डेफिसिट को लेकर चिंता है, उसका भी फायदा गोल्ड को मिलेगा। और ट्रेड वॉर का दौर ट्रंप के आने के बाद जो शुरू आगे अगले साल में होगा, उससे भी गोल्ड को ही फायदा होगा, ग्लोबल ग्रोथ भी डिटेल होगी और सारे फायदे यहाँ पर गोल्ड को लेकर दिख रहे हैं। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट पे उनका आउटलुक क्या है, तो उन्होंने गोल्ड के लिए तो $3000 का लक्ष्य दिया है, लेकिन क्रूड का जो उन्होंने दायरा कहा है, ब्रेंट क्रूड का, वो है $70 से $80 का दायरा वो देख रहे हैं, 70 से $85 का दायरा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यूएस में नई सरकार ट्रंप के आने के बाद अब ईरान से सप्लाई को लेकर फिर से एक बार चिंता बढ़ी है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ईरान से जो सप्लाई अभी कुछ हो पा रही है वो भी यहाँ पर बंद हो सकती है या कम हो सकती है, और ईरान पर कई और पाबंदियाँ ट्रंप के आने के बाद लगाई जा सकती है। साथ ही एग्री मार्केट पर यह व्यू है कि एग्री मार्केट में आगे अस्थिरता बढ़ने की आशंका है, और ट्रंप के आने के बाद यूएस चीन ट्रेड वॉर बढ़ेगा और यूएस के एग्री एक्सपोर्ट्स आगे कम होने की संभावना है और प्राइस भी नीचे की तरफ लोअर रह सकते हैं। तो ये रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की। चलिए अब गोल्ड सिल्वर पर ही सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। आप बताइए मनोज जी, क्या लग रहा है गोल्ड पर? आज अच्छी तेजी दिख रही है, ये तेजी और कंटिन्यू होगी या अभी रुकना चाहिए? जिस तरह से एस्केलेशन बढ़ा है, यूक्रेन की तरफ से भी हमले की खबर आ रही है, रूस ने भी वीकेंड के दौरान भी पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से तनाव बढ़े हैं, क्या गोल्ड पर इसका क्या असर होगा? किस तरफ आप जाते दिख रहे हैं गोल्ड को यहाँ से? नमस्कार युष्मान जी। नमस्कार बिल्कुल, सर। पिछले सप्ताह यहाँ पे सोना काफी ओवरसोल्ड जोन में था और एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग संभव थी सोने की कीमतों में, और कारण हमने बनते हुए देखा कि यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन है वहाँ तनाव बढ़ता हुआ नजर आया है, और उसके चलते हमने एक यहाँ पे ट्रिगर जो है सोने की कीमतों में आते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो बढ़त है वो थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि निचले स्तरों से यूरो और जैपनीज येन में भी डॉलर के सामने थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो वह भी कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। हमारा मानना है कि कॉमेक्स पे गोल्ड का जो दिसंबर वायदा है वो फिर एक बार $2680 तक के जो स्तर है वो अगले 1 से 2 सेशन में टेस्ट कर सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 76,300 तक जो है एक बार सोने की कीमतें जा सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिप आता है कीमतों में 75,200 300 के जोन्स में, तो वहां पे फिर एक बार बाइंग ही यहाँ पे करनी चाहिए सोने में। 74,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में 76,000 से 76,300 तक के लक्ष्य जो है वो रखे जा सकते हैं। जो मोमेंटम बना है वो 1 से 2 सेशन कंटिन्यू हो सकता है।
मोमेंटम ये आगे भी कंटिन्यू होगा, 1 से 2 सत्र तक और तेजी ये जारी रह सकती है। हरीश जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड की तेजी यहां से कंटिन्यू होगी? अगर कंटिन्यू होगी तो कितनी हो सकती है, कहां तक ये भाव जा सकता है? सर गोल्ड में डेफिनेटली अभी तेजी रहेगी, क्योंकि अगर ओवरऑल ट्रेंड को हम देखें तो ट्रेंड तो अपसाइड ही है, और अपसाइड में एक प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन एक्सपेक्टेड था जो कि हो चुका है। और जो करंट लेवल पे थोड़ा सा हम लोग सजेस्ट करेंगे कि एक डिप आ जाए अराउंड 76,550 या 500 के आसपास हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे। और टारगेट हमारे जो है 76,000 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस 76,200 का रहेगा। लेकिन अगर हम पोजिशनल अगर बात करें तो 76,600 तक भी हमको गोल्ड देखने को मिल सकता है। वहीं पे जो इसका स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 74,700। और बाइंग को जो फेवर कर रही है मार्केट में, वो एक तो गोल्ड की जो ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड है वो अमेरिका की 1% डाउन आई है, एक सपोर्ट ये हो गया। दूसरा यूक्रेन और रशिया का जो वॉर इशू है, उससे भी गोल्ड को जो है फ्यूल मिल रहा है। तो एज एन हम सब जानते ही है कि गोल्ड अपने आप में एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट है, उसका बेनिफिट गोल्ड को मिल रहा है। तो ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर में अभी तेजी बनी रहेगी। ये व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर आपका। अब बात चांदी को लेकर मनोज जी से कर लेते हैं। मनोज जी, चांदी 91,000 रुपए के ऊपर आपको कैसी दिख रही है? यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रिस्क रिवार्ड ये लेवल पे फेवरेबल नहीं है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट भी नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी 100-200 रुपए का और डीप आता है 90,700 के आसपास, तो वो फिर एक बार बाइंग के लिहाज से बेहतर जो लेवल्स होंगे, क्योंकि चांदी भी काफी ओवरसोल्ड जोन में थी। हमने 1 लाख तक के स्तर भारतीय बाजारों में आते हुए देखे थे, और वहां से लगभग 87,000 तक के स्तर जो है करेक्शन में देखने को मिले थे। तो ऊपरी लेवल से लगभग 13% की गिरावट देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो रिट्रेसमेंट है वो देखने को मिल रहा है, और ये भी कंटिन्यू हो सकता है 92,400 से 93,000 तक। तो 90,700 के आसपास इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 90,150 के स्टॉप लॉस से। और हमारा मानना है कि यहाँ पे जो लक्ष्य है वो 91,800 तक के रखे जा सकते हैं। आपको लग रहा है ये तेजी थोड़ी और बढ़ेगी? 91,800 तक के टारगेट आपको दिख रहा है, लेकिन डिप पे खरीदे, मौका मिले नीचे की तरफ लेने का, खरीद सकते हैं। करंट लेवल है उसे थोड़ा सा नीचे आने दे। चलिए सवाल जवाब लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जो लगातार सवाल भेज रहे हैं, एक एक करके वो सवाल हम लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दर्शक है हमारे साथ विनोद कुमार है दिल्ली से। क्रूड का क्या लक्ष्य है, आगे क्या क्रूड में हो सकता है, किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनाएं? हरीश जी, आपके पास फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में अगर आपके पास ट्रेड है तो बताइए, विनोद जी को क्या करना चाहिए क्रूड में? विनोद जी, क्रूड में बेसिकली एक हल्की सी डिप का आपको वेट करना चाहिए। 578070 के लेवल पे हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे, और इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं 5890 इवन 5960 तक रख सकते हैं। वहीं डाउनसाइड रिस्क इसका जो हम लोग स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट करेंगे वो 5660 सजेस्ट करेंगे। चलिए अगले दर्शक भी क्रूड पर ही हैं। अमित है नासिक से। कच्चे तेल का 5,700 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 216 रुपए पे खरीदी है। मनोज जी, क्या करना चाहिए? 5,700 के स्ट्राइक की कॉल है इनके पास। रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल एक अच्छी बढ़त देखने को मिली थी जिस तरह से रशिया यूक्रेन में तनाव की खबरें आई थी। साथ ही जो यूरोप की जो सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है नॉर्वे में, वहां पे भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन की खबरें थी। तो उसके चलते यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो है कीमतों में देखने को मिला था। 5,700 की जो कॉल ऑप्शन अभी 270-75 के रेंज में ट्रेड कर रही है। हमारा मानना है कि 300 से 330 तक ये एक बार जा सकती है। तो यहाँ पे एक इनको स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करना चाहिए 220 के आसपास, और ऊपर 300 से 330 के रेंज में आए तो वहां पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। तो अभी 276 के आसपास है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, और भी थोड़ी तेजी की उम्मीद, 300 के ऊपर जाने की उम्मीद इनको लग रही है। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। हरीश जी, कॉपर पर आपकी कॉल क्या है आज? पर मैं अगेन बाइंग सजेस्ट करूंगा। अराउंड 803 के लेवल पे हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे। और इसमें जो आज भी मार्केट ने स्ट्रगल करा अराउंड 800 पे,
तो 810 रुपए का ही टारगेट होना चाहिए। और हाईएस्ट हम लोग कल के हाई को भी देख सकते हैं टारगेट में 813, क्योंकि वो एक स्ट्रिक रेजिस्टेंस जोन बन रहे हैं 810 से 813 के लेवल पे, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। और डाउनसाइड रिस्क इसका 794 रहेगा, और 794 का जो लेवल है वो अपने आप में बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में हमारा जो व्यू है बुलिश से बेयरिश हो जाएगा। दर्शक है हमारे साथ प्रबोध मोदी हैं एमपी से। सोयाबीन में जनवरी तक क्या राय है, क्या सोयाबीन का भाव 5,000 रुपए तक हो जाएगा? मनोज जी, क्या लग रहा है सोयाबीन का भाव? सरकार के बयान तो काफी ज्यादा आ रहे थे महाराष्ट्र चुनाव की वजह से, क्या लग रहा है सोयाबीन की चाल आगे क्या हो दिख रही है आपको? यहाँ डिपेंड करेगा काफी कुछ, क्योंकि इंटरनेशनल जो सेंटीमेंट है वो थोड़े मिक्स्ड है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो चाल आनी चाहिए थी सोयाबीन में वो आ नहीं पा रही। हमने 1000 सेंट के स्तर के ऊपर पिछले सप्ताह भी कीमतों को निकलते हुए देखा था, लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई थी तो उसके चलते कीमतों में फिर एक बार दबाव देखने को मिला था। अभी यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट है उनकी तरफ से चाइना को लेकर के काफी सारे बयान आ रहे हैं, तो अगर वो ट्रेड टैरिफ कि जिस तरह से बातें आ रही है अगर वो होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो एग्रो कमोडिटीज है वो थोड़ी प्रेशर में रहेगी। तो मेरा मानना है कि जो दायरा है वो बना रह सकता है अगले 1 से 2 महीने। अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पे 4,400 से 4,800 का जो रेंज है वो बना रह सकता है। चलिए, तो ये व्यू है सोयाबीन को लेकर आपके लिए। नरेश हैं चेन्नई से। क्या सोने का भाव 70,000 रुपए तक आएगा? इनको अपनी बेटी की शादी के लिए सोना खरीदना है। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको? उनको उनके पास अगर 15-20 दिन का समय है, दिसंबर तक वो जानना चाह रहे हैं कि दिसंबर पहले हफ्ते तक सोने का भाव क्या 70,000 तक आ सकता है, या कुछ गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? क्या रुके, फायदा है? नहीं, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब 80,000 के आसपास कीमतें गई थी, और वो करेक्शन हमने होते हुए भी देखा। लगभग 74,000 के नीचे एक बार कीमतें फिसलती हुई नजर आई थी। हमारा मानना है कि $2,540 जो है वो कॉमेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सोने के लिए, और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 73,000 72,500 एक स्ट्रॉन्ग जोन है, और 73,000 के आसपास हमने कीमतों को आते हुए भी देखा है। तो कोई बड़ी गिरावट यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर वो लेना चाहते हैं तो 50% एटलीस्ट अभी ले सकते हैं, और कभी 1-8 हजार का गिरावट हो रहा है तो बाकी वहां ले सकते हैं। लंबी अवधि में सोने का ट्रेंड बुलिश ही है। दिवाली पे भी जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो अगले ईयर का जो हमने लक्ष्य रखा है वो लगभग 90,000 तक का रखा है सोने में। तो आगे मजबूती की काफी संभावनाएं है। ये जो गिरावट आई है बाइंग के लिए एक अच्छा मौका है। 70,000 के भाव हाल फिलहाल आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है बाइंग करना चाहिए। चलिए, अगले दर्शक का सवाल है, गणेश हैं, जानना चाह रहे कि दिसंबर 2024 गोल्ड की क्या पोजीशन होनी चाहिए? क्या सलाह देंगे हरीश जी इनको, गणेश जी को? सर, गोल्ड में जो दिसंबर 2024 के, यानी कि डेफिनेटली अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं अराउंड 77,000 के अप्रॉक्स गोल्ड को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 77,000 के आसपास, या गोल्ड अपना रिसेंटली 77,500 तक हाईएस्ट मुझे लगता है गोल्ड, इससे ऊपर नहीं दिसंबर। नीरज हैं दिल्ली से। नेचुरल गैस बाई या सेल, क्या करना चाहिए मनोज जी नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली करना चाहिए जब तक कॉन्ट्रैक्ट 255 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते रहे। एक जो दायरा बना हुआ है 232 से 255 का, वो बना रह सकता है। 255 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर वहां पे फ्रेश बाइंग जो है देखने को मिलेगी। तो ये लेवल का जरूर ध्यान रखें, और वर्तमान लेवल पे यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अगले कॉलर है नवीन कोठारी हैं, 10 दिन के लिए जानना चाह रहे हैं कि 10 दिन में सोना 70,000 और चांदी 82,000 संभावना है क्या? हरीश जी, लग रहा है आपको 70,000 10 दिनों में और 82,000 चांदी 10 दिनों में? सर, दोनों ही बिल्कुल नहीं लग रही है। रीजन बीइंग कि जितना भी करेक्शन होना था मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग एक अप ट्रेंड के बाद एक्सपेक्टेड होता है करेक्शन है प्रॉफिट बुकिंग, और वो जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि गोल्ड में भी हो चुकी है और सिल्वर में भी हो चुकी है। तो इस टाइप के लेवल्स एज सच तो नहीं दिख रहे हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि जो वॉर टेंशन है उसकी वजह से भी इनका कैसा भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बल्कि ऊपर जाने के चांसेस कभी भी है कि किसी भी टाइम पर अगर इस टाइप का कोई बड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन आता है तो इनको पंप ही मिलेगा प्राइस में। क्रिश दिल्ली से एक बार मनोज जी आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे इनको क्रिश जी को?
कॉपर में बने रह सकते हैं जब तक कीमतें यहाँ पे $8,880 एलएमई के ऊपर बनी हुई है, और 794.5 का जो स्तर है भारतीय बाजारों में उसके ऊपर है, वहां तक लॉन्ग में बने रह सकते हैं। लेकिन अभी अपसाइड थोड़ा लिमिटेड नजर आता है, क्योंकि जो एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स है वहां पे फिर एक बार जो है ग्रेजुअली बढ़त देखने को मिल रही है, और डॉलर इंडेक्स भी मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो कहीं भी 820 के आसपास के स्तर मिले तो लॉन्ग की पोजीशन में एक बार एग्जिट कर ले। एक दायरा जो है 794 से 820 का कॉपर में फिलहाल लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की, और सबसे पहले बात करेंगे धनिया और जीरे की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश सोनी है, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के। दिनेश जी बताइए, क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्या खबर है, सोइंग की रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले धनिया से शुरुआत करते हैं। अच्छी तेजी, हालांकि आज के सत्र में थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखी, लेकिन ओवरऑल हाल क्या है, डिमांड सप्लाई का क्या हाल है, सोइंग की रिपोर्ट क्या है और आगे क्या होगा धनिया में? सर एक्चुअल में धनिया की सोइंग गुजरात और एमपी दोनों जगह कम होने की उम्मीद है। एक्चुअल में अभी तक सोइंग की रिपोर्ट तो बहुत कमजोर आ रही है। इस बार सोइंग लेट भी होगी। उसका कारण है वेदर। अभी गर्मी, टेम्परेचर बहुत हाई है सब जगह। टेम्परेचर हैवी होने से अभी तक जीरा और धनिया दोनों की बिजाई बहुत कमजोर हुई है। जैसे जो पिछले साल इस टाइम तक धनिया और जीरे की बिजाई हुई, उसके सामने 25% की बिजाई हुई है अभी तक। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ सर, जैसे अपने अभी तक जैसे धनिया की बात करें तो मेन धनिया में क्या है कि कैरी ओवर स्टॉक लास्ट ईयर से काफी कम हुआ है, और आने वाले जैसे भाव का लेवल देखते हुए मतलब सोइंग भी पिछले साल भी कम हुई, इस साल भी कम होने की उम्मीद है। इसलिए मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन नीचे लेवल पे लेके भी व्यापार करना चाहिए। धनिया मेरे को 2025 के लिए बहुत अच्छा लगता है सर। धनिया यहाँ पे अभी तक जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं उनको लग रहा है कि 2025 के लिए ये काउंटर बेहतर है, क्योंकि मौसम अभी भी उनके लिए फेवरेबल नहीं है। लंबे समय तक गर्मी पड़ी, उसके बाद सर्दी 1-2 दिनों में अब शुरू हुई, तो अब स्विंग में बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन कैरी ओवर स्टॉक जो पिछले सीजन की सबसे बड़ी चिंता थी वो इस साल कम है, तो उसका फायदा यहाँ पर धनिया को मिल सकता है और आगे डिमांड लोअर लेवल पे बढ़ने की उम्मीद जानकारों को लग रही है। जीरे में बताइए दिनेश जी, क्या लग रहा है, जीरे में क्या हो सकता है? जीरे में सर, जीरे में सेम पोजीशन है। जीरे के अंदर की क्या है, अभी तक जैसे अपन उम्मीद कर रहे थे कि सोइंग टाइम पे नहीं हो रही है, वो सोइंग गर्मी की वजह से सोइंग जीरे में भी कम हो रही है। तो लेकिन जीरे में मेरे को लगता है सोइंग ज्यादा कम नहीं होगी। जीरे की पिछले साल से 10 से 15% से ज्यादा कम नहीं होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। आने वाले सोइंग लेट जरूर होगी, लेकिन उसी का असर आ रहा है। जो लेट सोइंग हो रही है उसी का असर आ रहा है। लेकिन सामने ये भी अपन समझ रहे हैं ना, माल का स्टॉक अगर जीरे में समझे तो व्यापारी और इंडस्ट्रीज के पास और डोमेस्टिक सेंटरों में स्टॉक बहुत लोअर लेवल पे है। इस सप्लायर के अंदर सिर्फ किसान है, तो किसान की सप्लाई के आधार पे बाजार चलेगा। और मेरे को लगता है जो 1 महीना क्रॉप लेट हुई और रमजान भी इसी महीने मतलब फरवरी में 28 फरवरी को रमजान है, तो मेरे को उम्मीद है रमजान की ग्राहक भी शीघ्र आएगी। तो इसलिए ज्यादा बड़ी मंदी तेजी अभी इसमें लगती नहीं है ना। बड़ा इसमें 10-15 रुपए किलो ऊपर नीचे में यही घूमता रहेगा सर बाजार। ज्यादा तेजी मंदी नहीं है सर इसमें जीरे में। बहुत ज्यादा तेजी मंदी जीरे में नहीं है, धनिया में तेजी इनको दिख रही है। और सुबह में भी हमने जितने भी एक्सपर्ट से बातचीत की थी उन्होंने भी सिमिलर यही व्यू दिया था। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जीरा इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, यानी दायरे में रहेगा। और धनिया में 2025 में अच्छी तेजी दिख रही है। दिनेश जी को शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या करना चाहिए। आप बताइए मनोज जी, धनिया और जीरा इन दोनों काउंटर पर आपकी राय क्या है? विश्वमोहन जी, धनिया हमारा वर्ष 2024-25 के लिए दिवाली पिक में भी है, और हमने 7,800 और 8,450 के 2 लक्ष्य दिए थे। एक लक्ष्य जो है हासिल भी हुआ है। तो हम धनिया में बुलिश हैं इस वर्ष के लिए। और बिल्कुल यहाँ पे सोइंग निश्चित रूप से इस वर्ष काफी कम होगी गत वर्ष की तुलना में। साथ ही यहाँ पे कैरी ओवर स्टॉक भी कम है, तो फंडामेंटल इस कमोडिटी के काफी मजबूत है। 8,450 तक के लक्ष्य के लिए इसमें बने रहना चाहिए। अगर वहां पे फ्रेश ब्रेकआउट होगा तो फिर हम एक बार 9,200 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। लेकिन जीरे में भी यहाँ पे ज्यादा मंदी नजर नहीं आती है। 24,500 एक अच्छा जो है सपोर्ट जोन जीरे में बन चुका है, अगर दिसंबर वायदा की मैं बात करूं। और ग्रेजुअली कीमतें यहाँ पे 26,500 तक जो है जा सकती है। तो जीरे में भी यहाँ डिप्स में बाई की रणनीति बना करके चलना चाहिए। चलिए, जीरा और धनिया पर टेक्निकल व्यू भी आपने जान लिया, फंडामेंटल व्यू भी। अब हल्दी की बात करते हैं, जहां पर 2 दिनों में 7% तक का उछाल दिखा है। हल्दी का दिसंबर वायदा 14,300 के ऊपर पहुंच चुका है। अब क्या वजह है, आगे क्या हो सकता है, यही बात करते हैं। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, हल्दी कारोबारी है, चेयरमैन है NCDX हल्दी कमेटी के भी। पूनम जी, आप बताइए क्यों ये तेजी आई है, टिकाऊ तेजी है, ग्राउंड से क्या खबर है आपके पास सर?
तेजी टिकाऊ तो नहीं है, ये जो पिछले जो 2 महीने से है, जो डोमेस्टिक डिमांड काफी कमजोर थी और ओके। अभी जो व्यवहारिक मांग थी उसमें मतलब उनके पास जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था काफी कुछ खत्म हो गया है। तो अभी जो शादियों की सीजन आगे आ रहा है उसकी जो डिमांड निकली है उससे डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी निकली है। वो सप्लाई जो है डे बाय डे थोड़ा कम होते जा रही है। ये अगर हालत रही तो और मतलब इसमें 200-400 रुपए बढ़ने की आशा है, परंतु लॉन्ग टर्म में इसमें तेजी नहीं डालते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म में तेजी नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ी तेजी यहाँ पे आपको जरूर दिख रही है। तो कहाँ तक भाव जा सकता है? अगर एनसीडीएक्स के प्राइस के हिसाब से देखें तो कहाँ तक जा रहा है ये वाला वायदा, दिसंबर वाला वायदा कहाँ तक जाते देख रहे हैं आप? इसमें और मतलब ये 146 तक टच कर सकता है सब एक टाइम पे। ओके, 146, 14,600, यानी बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद यहाँ से नहीं है। और लंबी अवधि में हालांकि नई फसल आने में अभी वक्त है सर, 3 महीने के आसपास का, क्या लग रहा है? तो कुछ सप्लाई की बात जो आप कह रहे हैं तो उसका कुछ फायदा होगा क्या हल्दी को? ऐसा अभी जो नई फसल है हमारे पास 15 जनवरी के बाद शुरू हो जाती है और अभी जो फसल खड़ी फसल है काफी अच्छी है, एकदम एक्सीलेंट फसल है। तो अंदर खाने हर आदमी के दिमाग में मतलब बड़ी तेजी तो नहीं है, इसलिए जो भी है मतलब और क्वालिटी भी इस साल काफी अच्छी आएगी। जो वातावरण बिल्कुल अनुकूल है, टाइम पर बरसात मिली है, टाइम पर धूप पानी मिल रहा है, तो इस हिसाब से फसल काफी अच्छी आएंगी। तो मतलब ये जो भी खेल है दिसंबर तक का है, उसके बाद तो धीरे धीरे बाजार टूट ही सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये व्यू है हल्दी को लेकर। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला पूनम जी और बताया कि क्या स्थिति हल्दी को लेकर हो रही है। यानी बहुत तेजी यहाँ से नहीं दिख रही, हल्की तेजी जरूर आ जाएगी, लेकिन 15 जनवरी के बाद से ही कह रहे हैं कि थोड़े बहुत अराइवल शुरू हो जाते हैं। हालांकि फरवरी से ही आमतौर पर अराइवल शुरू होते हैं हल्दी के। और इस बार की फसल काफ़ी अच्छी है, बुआई भी पिछले सीजन से करीब 35% ज़्यादा होने की रिपोर्ट मिल रही थी, तो उससे दबाव बन सकता है ऊपर में। चलिए, एक दर्शक भी है, प्रवीण है पुणे से, हल्दी का आउटलुक जानना चाह रहे थे। आउटलुक तो आपने समझ लिया पूनम जी से, अब प्राइस आउटलुक समझ लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, आप बताइए क्या लग रहा है हल्दी में क्या होगा आगे? 14,750 से 15,000 का जो जोन है दिसंबर वायदा के लिए, वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है और निचले स्तरों से अच्छी बढ़त हमने आते हुए देखी है। तो यहाँ पे अगले 1 से 2 सेशन में 14,700 से 15,000 की रेंज में अगर भाव मिलते हैं तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करना चाहिए। वर्तमान लेवल पे फ्रेश बाइंग से बचे, क्योंकि रिस्क रिवार्ड यहाँ पे थोड़ा फेवरेबल नजर नहीं आता है और 200-300 की बढ़त आती है तो वहां पे फिर एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, अगले दर्शक इन्होंने अपना सवाल भेजा है कॉटन सीड ऑयल केक पर। प्रतीक पटेल नाम है, गुजरात से हैं। मनोज जी, कॉटन सीड ऑयल केक क्या लग रहा है आपको? कल हमने यहाँ पे बड़ी गिरावट आते हुए देखी थी और 6% के लोअर सर्किट लगे थे। आज भी कीमतें दबाव में ही थी और 2700 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है दिसंबर का वायदा। हमारा मानना है काफी ओवरसोल्ड जोन में ये काउंटर आ चुका है। 2680 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो कल यहाँ पे मार्केट बंद है। परसों के सत्र में अगर 2680 के आसपास कॉटन सीड ऑयल केक मिलता है दिसंबर वायदा, तो एक बार बाय कर सकते हैं 2635 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 2800 तक कीमतें फिर एक बार जा सकती है, तो अब यहाँ पे शॉर्ट सेल से बचना चाहिए। इवन शॉर्ट की पोजीशन हो तो एक बार मुनाफा वसूली कर लें और 2680 के स्तर के आसपास बाय किया जा सकता है। एक दर्शक है, पवन कुमार है, राजस्थान से। क्रूड के 5,900 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने 143 रुपए में खरीदी है, अभी भाव है 177 रुपए पे। क्या करना चाहिए हरीश जी? बने रहना चाहिए, इनको फायदा हो रहा है? सर, क्रूड में ऑप्शन पे पर्टिकुलरली मेरा कोई व्यू नहीं है, बट हाँ ओवरऑल क्रूड की अगर टेक्निकली चार्ट की अगर बात करूं तो क्रूड में डेफिनेटली बाय ऑन डिपी है और बुलिश ही रहेगा क्रूड अभी। इवन अगर हम लोग चार्ट को अगर देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसकी नेकलाइन से बाउंस आया है। कल भी जो भी बाउंसिंग आई वो उसी लेवल से ही आई है, तो अभी भी बड़ा व्यू हमारा बुलिश ही है इसमें क्रूड में। तो क्रूड में इनको तेजी लग रही है। ऑप्शंस पे तो खास व्यू नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि तेजी है, तो उसका फायदा तो आपके प्राइस भी बढ़ेंगे प्रीमियम के, अगर भाव तेज होंगे तो। सत्य मेवा, हालांकि इन्होंने पूरा नाम नहीं भेजा है, हृदय नाम है इनका, कोलकाता से है। चांदी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होगा। मनोज जी, चांदी में निवेश करना चाहिए और किस लेवल पे करना चाहिए? इन्वेस्टर हैं ये। अगर लंबी अवधि के निवेशक है तो यहाँ पे
88,000 से 86,000 के रेंजेस में लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है। अभी भी हमने एक मौका आते हुए देखा था पिछले सप्ताह में, फिर यहाँ पे कोई भी डिप आए तो बाय कर सकते हैं। हमारा मानना है कि वर्ष 2025 के आखिर तक एक बार चांदी 1,20,000 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है भारतीय बाजारों में, तो निश्चित रूप से यहाँ पे निवेश जो है वो फायदेमंद हो सकता है। थोड़ा और डीप मिले तो वहां पे बाय किया जा सकता है और एक वर्ष तक का नजरिया रखे 1,20,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एक साल का नजरिया रखे, डिप पे खरीदे, करंट लेवल पे ही ना खरीदे, जब नीचे में मौका मिले तो खरीदे। एक साल का नजरिया रखे, भाव दोनों तरफ आपके मूवमेंट दिखेंगे, लेकिन 1,20,000 तक जा सकते हैं, यानी 30% से ज्यादा की तेजी यहां पर चांदी में एक साल में मिल सकती है। शुक्रिया मनोज जी आपका, हरीश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कहां पे उनको क्या करना चाहिए कमोडिटी मार्केट में। कमोडिटी फटाफट को यही समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।